इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान आपका वेट कर रहे हैं जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। आज मैं आप लोगों की भारी डिमांड पर क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी की 100% सही और संपूर्ण जानकारी लाने की एक कोशिश की है मैंने। इस वीडियो में मैं बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है, उन सब पे चर्चा करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आपको ब्रीफ जानकारी देने की, आपको ये समझाने की कि ये कैसे वर्क करती है, क्या होता है। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, उसको हम बेसिक जानकारी से समझते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाता जाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर चलती है और बनाई जाती है। आपने सुना होगा करेंसी अलग अलग प्रकार की होती है। आपने रुपए देखे होंगे जिसको आप छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, ठीक है, किसी को पेमेंट के लिए दे सकते हैं, किसी को पेमेंट के लिए ले सकते हैं। लेकिन जो ये क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिजिटल होती है, यानी कि जैसे आपके मोबाइल में कोई कोड आपने पासवर्ड लगाया, ठीक है, एक तरह से आप पासवर्ड लगाते हैं तो वो पासवर्ड भी क्या है, कोड ही तो है। तो वो क्रिप्टो करेंसी जो होती है एक डिजिटल कोड होती है, इसीलिए उसको डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है कोडिंग की भाषा, और क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है। और क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कोडिंग की भाषा होती है। आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जानते हैं, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज होती है, उस कोड का यूज करते हुए क्रिप्टो करेंसी तैयार की जाती है, बनाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। मतलब अगर आप किसी को कहें मुझे 10 बिटकॉइन दे दो हाथ में, तो वो हाथ में नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई है ही नहीं, इसका फिजिकल कोई इसका रूप ही नहीं है, इसका कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं है, तो आपको देगा कैसे? आप वो आपके अकाउंट में पेमेंट कर सकता है, लेकिन अगर आप उसे हाथ में लेना चाहे, हाथ में देखना चाहें, तो क्रिप्टो करेंसी का कोई रूप ही नहीं है जिसे आप हाथ में लेकर देख सकें। ना तो इसे देखा जा सकता है और ना ही इसे छुआ जा सकता है, इसीलिए इसे हम डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी के नाम से जानते हैं। ये कंप्यूटर के एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है, ये सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद होती है। आप इसे अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं और इंटरनेट पे भी रहती है, तो यहीं से हमको ये सारा काम करना होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये क्लियर हो गया। फिर और अभी हम इसको समझते हैं। देखिए, ये हमारी रेगुलर करेंसी होती है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हम इनको अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये 2000 रुपए का नोट है, ये 20 रुपए का नोट है, कोई आपको दे पेमेंट के लिए तो आप ले भी लेते हैं। आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए, पैसा देते भी और लेते हैं, क्योंकि ये रेगुलर करेंसी है जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसे हमारा आरबीआई संचालित करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि ये है क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन डिजिटल कोड्स। ये बिटकॉइन भी हो सकता है, डोजकॉइन भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। ये आपने अगर मैट्रिक्स पिक्चर देखी हो हॉलीवुड की, तो ये उसी का एक रूप है। तो क्रिप्टो करेंसी और कुछ नहीं, एक कोडिंग भाषा है। मैंने कोई कोड लिख दिए, जैसे हम पासवर्ड लिखते हैं, एक नॉर्मल पासवर्ड होता है 1 2 3 4 करके, एक थोड़ा सा उससे कठिन पासवर्ड होता है जिसमें हम अल्फाबेट भी यूज करते हैं और न्यूमेरिकल्स भी यूज करते हैं। फिर और कठिन पासवर्ड जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी यूज करते हैं, अल्फाबेट भी यूज करते हैं, लेकिन अल्फाबेट हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर भी यूज करते हैं। फिर उससे भी कठिन पासवर्ड बनाते हैं हम, तो न्यूमेरिकल भी होते हैं, अल्फाबेट कैपिटल भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, और साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम उसको कोड बढ़ाते जाते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ती चली जाती है कोड की या पासवर्ड की। ऐसे ही डिजिटल करेंसी का भी कोड होता है, कोड बनाया जाता है, कंप्यूटर में ही बनाया जाता है, और कंप्यूटर में इतना हार्ड कोड जनरेट होता है जिसकी नकल करना पॉसिबल नहीं होता है, और एकदम सिक्योरिटी के साथ वो कोड बनाए जाते हैं। अभी हम इसकी थोड़ी सी और चर्चा करेंगे आगे चल के। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी को कौन कंट्रोल करता है। मैं पहले ही कह चुका हूं, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, जिसका मतलब यह है कि इसे कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है विश्व में, कोई भी अथॉरिटी नहीं है वर्ल्ड में, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं है।
ना तो भारत की सरकार, ना भारत का आरबीआई, ना देश की कोई भी विश्व में, कोई भी अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी देश की सरकार या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, वो कंट्रोल नहीं करता है क्रिप्टो करेंसी को। किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज करेंसी कहा जाता है। तो जब कोई कंट्रोल नहीं करता तो वर्क कैसे करता है? इसमें कुछ माइनर्स होते हैं जिनकी अब हम चर्चा करेंगे। अभी चलने दीजिए वीडियो, थोड़ा धीरे धीरे आपको मैं बताता चलूंगा। क्रिप्टो करेंसी इन द मार्केट, मैं ये 30 करेंसी लाया हूं क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट में चल रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी है। अभी आपने देखा होगा कि ये भी आई है, बिटटॉरेंट के नाम से भी करेंसी आ गई है। मेरी लिस्ट में भले ही नाम ना हो, लेकिन बिटटॉरेंट के नाम से भी आई है। और भी कई नाम की करेंसी हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये मैं कुछ जरूर लिस्ट लाया हूं और उनके लोगो भी लाया हूं। आप अगर मार्केट में उतरेंगे तो आपको और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगी। और जब से बिटकॉइन आगे बढ़ने लगा है, लोगों में रुझान बढ़ा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो और आए दिन हर रोज नई कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ रही है। फिर आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। हमारी मूल चीज बिटकॉइन। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है, जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, वर्चुअल करेंसी भी। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी होती है, उसी में से एक है बिटकॉइन। ये 0 और 1 की सीरीज में आती है। इसका जो कोड बनता है, कैसे बनता है हम सभी जानते हैं। कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है 0 से 1 के बीच में उसका कोड बनता है, तो उससे कोड से ये तैयार हो जाती है और कंप्यूटर में सेव कर ली जाती है। कंप्यूटर में जो बनाएगा इस क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को, वो किसी न किसी कंप्यूटर में बनाएगा, जाहिर बात है। तो उस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर की मदद से क्या करता है, बिटकॉइन बनाता है। अब आप सोचेंगे सर हम भी बना सकते हैं। निश्चित रूप से बना सकते हो, लेकिन उसकी कुछ कठिनाइयां हैं, वो अभी हम आगे बढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में ही स्टोर कर सकते हैं। हम इसको अपने पॉकेट में नहीं रख सकते। आपके पास ऑनलाइन स्टोरेज होना चाहिए, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, या ऑनलाइन वॉलेट होना चाहिए, जिसमें आप इसको परचेज करके रख पाए। इसको 2008 में संतोशी नाकामोटो ने बनाया था, लेकिन 2009 में इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में उतारा गया। 2008 में संतोशी नाकामोटो नाम से व्यक्ति ने इस बिटकॉइन को बनाया था और 2009 में इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में वर्ल्ड के सामने लाया गया। और इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसे कहते हैं संतोशी। एक बिटकॉइन बराबर किसके होता है, 10 करोड़ संतोशी के बराबर। ठीक है, एक बिटकॉइन की वैल्यू 10 करोड़ संतोशी के बराबर होती है। और संतोशी नाकामोटो को ही बिटकॉइन का फाउंडर कहा जाता है। अब ध्यान दें, एक बिटकॉइन की वैल्यू मान लीजिए अभी चल रही है 40 लाख रुपए, तो आपको पूरे 40 लाख रुपए देकर एक बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है। आप उसकी एक यूनिट संतोशी को भी खरीद सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आप 1 पैसा 2 पैसा ऐसे भी ले सकते हैं ना। वैसे ही बिटकॉइन में भी एक बिटकॉइन को 10 करोड़ संतोषी में बांटा गया है, और आप उन 10 करोड़ संतोषी में से किसी भी एक संतोषी यूनिट को ले सकते हैं। ये एक इसकी स्मॉल यूनिट है। अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं बिटकॉइन लिमिटेशन क्या है, इसको भी समझ लेते हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री में नोट छापने की एक लिमिटेशन होती है, जाहिर बात है, प्रत्येक कंट्री नोट छापती है। हमारा भी देश में आरबीआई नोट छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसकी लिमिट होती है, कितने पैसे छापे उसकी भी लिमिट होती है। ऐसे नहीं कि हमारे पास नोट छापने की मशीन है और हम लग गए रात भर छापने और खूब सारा पैसा हो गया, ऐसा नहीं होता। उसकी लिमिटेशंस होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरह बिटकॉइन बनाने की भी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि मार्केट में 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं आ सकते। इस बिटकॉइन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 21 मिलियन, टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में आ सकते हैं, इससे ज्यादा मार्केट में नहीं आ सकते। और करंट में कितने हैं, करंट मार्केट में लगभग 13 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी आ चुके हैं। यानी कि अब और कितने आ सकते हैं, अब और 7 मिलियन और आ सकते हैं। 13 मिलियन आ चुके हैं, 21 मिलियन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो 7 मिलियन बिटकॉइन और अभी क्रिएट किए जा सकते हैं, और उनकी माइनिंग का काम चालू है, लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। अब आपके सामने ये वर्ड आया, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है। देखो इसको, आम भाषा में माइनिंग का मतलब क्या होता है,
खुदाई के द्वारा मिनरल्स को निकालना, जैसे हम गोल्ड माइनिंग करते हैं, सोने की खुदाई करते हैं, कोयल माइनिंग जिसमें हम कोयला खोद कर निकालते हैं, ठीक है, तो ये सब माइनिंग होती है। लेकिन बिटकॉइन में हम क्या करते हैं, बिटकॉइन कोई फिजिकल करेंसी नहीं है या कोई फिजिकल मिनरल नहीं है जिसको हम खोद कर निकाले, तो इसकी माइनिंग क्या है, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं की जाती। जैसे हम गोल्ड को खोद कर निकाल लेते हैं, कोयला खोद कर निकाल लेते हैं, वैसे बिटकॉइन कहीं पड़ा हुआ नहीं है कि गड़ा हुआ धन है निकाल लिया खोद के, ऐसा नहीं है। इसकी माइनिंग का मतलब है कि बिटकॉइन का क्रिएशन होता है और जो कंप्यूटर पर ही संभव है। माइनिंग का मतलब क्या हुआ, बिटकॉइन की माइनिंग का मतलब हुआ कि बिटकॉइन को कंप्यूटर पर बनाना, उसी को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। फिर आगे है देखिए बिटकॉइन माइन पजल। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बिटकॉइन माइनिंग एक पजल है बिटकॉइन एक कोड की पजल है जिसको डेवलप किया गया था, और उस पजल को जो सुलझाता है उसे माइनर कहते हैं, और उस पजल को जो सुलझाने की जो प्रोसेस है उसको हम माइनिंग कहेंगे। एक पजल दे दी पहेली कि इस पहेली को जो सुलझाएगा ना उसे बिटकॉइन मिलेगा। अब वो आप भी कर सकते हैं ये काम, मैं भी कर सकता हूं या कोई भी कर सकता है, लेकिन उतना दिमाग होना चाहिए और उतने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम उस पजल को सोल्व कर सकते हैं और तब जाके हम एक बिटकॉइन मिल सकता है हमको। बिटकॉइन माइनर्स को माइनिंग के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत होती है और जो हैवी प्रोसेसिंग वाले हों। ध्यान दें, नॉर्मल कंप्यूटर बिटकॉइनिंग की माइनिंग के लिए कतई काम नहीं आ सकते, आपको बहुत हैवी कंप्यूटर्स यूज करने पड़ते हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लाखों कैलकुलेशंस होती हैं और उन लाखों कैलकुलेशंस को संभालने के लिए कोई आम कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो बिटकॉइन माइनिंग के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, बिटकॉइन माइनिंग का लिए सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके लिए कोडिंग की जरूरत होती है, प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, इन चीजों की जरूरत होती है, तब जाकर आप भी खुद भी बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, खोज सकते हैं, उसकी कोडिंग को तलाश सकते हैं। आपको कोड तलाशना है कि उस बिटकॉइन का एक कोड तलाशना है, कोड डेवलप करना है जो इसकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में फिट हो सके। अभी ब्लॉकचेन क्या होती है ये भी समझ लीजिए। ब्लॉकचेन होती है बिटकॉइन कोड से भरी हुई है, एक कोड है कंप्लीटली। अब उस कोड में ब्लॉकचेन मतलब अलग अलग लोगों ने एक एक ब्लॉक बना रखा है एक एक बिटकॉइन का, ठीक है, और प्रत्येक ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, कई कोड से मिलकर बना होता है। अब अगर आपको कोई बिटकॉइन बनाते हैं आप, तो वो क्या हो गया, एक ब्लॉक हो गया, और उसको ब्लॉक को ब्लॉक चेन में रखना पड़ता है, यानी कि सर्कुलेट करना पड़ता है मार्केट में, ठीक है, तो उसको हम बिटकॉइन माइनिंग के अंतर्गत ही रखते हैं। माइनर्स अगर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ट्रांजेक्शन फीस मिलती है, और ये ट्रांजेक्शन फीस बिटकॉइन के रूप में होती है। ध्यान दें, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, यहां ट्रांजेक्शन के दो मतलब है। पहला कि आप पहले से ऑलरेडी बिटकॉइन बना हुआ है और उसको आप ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका सौदा करते हैं, खरीदते और बेचते हैं, तो उसके लिए भी ट्रांजेक्शन शब्द यूज किया जाता है। और वो ट्रांजेक्शन कौन करता है, ये काम भी माइनर्स ही करते हैं। अलग अलग देशों में माइनर्स लोगों ने अपना सेटअप लगा रखा है कंप्यूटर्स का। यहाँ पे कोई आरबीआई नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई सरकार नहीं है। फिर हमारे ट्रांजेक्शन कौन करवाता है, किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी कंप्यूटर की तो जरूरत पड़ेगी जहां हमारा ट्रांजेक्शन जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां से बिटकॉइन खरीदा, वो कैसे खरीदूंगा मैं, कोई बेचने वाला। ध्यान दें, यहां पीयर टू पीयर होता है ट्रांजेक्शन। पीयर टू पीयर मतलब कि मैं किसी को पैसा दूंगा और बदले में वो मुझे पैसा वो देगा बिटकॉइन, ठीक है, तो यहां पीयर टू पीयर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो किसी न किसी माइनर की मदद से ही आपका ट्रांजेक्शन होगा। माइनर एक मीडियम है जो ट्रांजेक्शन करवाता है किसके बीच में, लेनदार के बीच में और देनदार के बीच में, यानी कि जो परचेस करने वाला है और जो सेल करने वाला है उनके बीच में मीडियम का काम कौन करता है, माइनर। और उसको बदले में क्या मिलती है, ट्रांजेक्शन फीस मिलती है। और ये ट्रांजेक्शन फीस वो कैसे लेता है, बिटकॉइन के रूप में लेता है। एक नई ट्रांजेक्शन कंफर्म होने के लिए उन्हें ब्लॉक में शामिल करना होता है, उसके साथ एक मैथमेटिकल सिस्टम होता है जिसे हल करना होता है, जो कि बहुत हार्ड होता है, और उसको वेरीफाई भी करना होता है, और उसके लिए आपको लाखों कैलकुलेशंस पर सेकंड करनी पड़ती है। उसी के बाद आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म होगा। आप कोई बिटकॉइन खरीदते हैं तो आपको तो लगता है मैंने ऑर्डर दिया और मैंने परचेज कर लिया, लेकिन
उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए लाखों कैलकुलेशंस होती है। वो कौन संभालता है? वो कंप्यूटर संभालता है जहां से वो ब्लॉक डेवलप हुआ है, वो बिटकॉइन डेवलप हुई है, ठीक है ना। तो इसीलिए हैवी कंप्यूटर्स इसमें यूज किए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं बिटकॉइन में इतनी बिजली क्यों खर्च होती है। अब देखो ये बहुत तगड़ा प्रश्न, आपको शायद पता भी नहीं होगा। बिटकॉइनिंग माइनिंग पर हर साल स्विट्जरलैंड जितनी बिजली खर्च हो जाती है, जितनी पूरी स्विट्जरलैंड की बिजली खर्च होती है, स्विट्जरलैंड देश है, जितनी उस देश में बिजली खर्च होती है ना एक साल में, उतनी ही बिजली बिटकॉइनिंग की माइनिंग पे खर्च हो जाती है, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग पे खर्च हो जाती है। बिटकॉइन को बनाने पे और उसके ट्रांजेक्शन को संभालने के लिए इतनी बिजली खर्च हो जाती है। सर इतनी बिजली जाती कहां है? तो ये देखो, ये है क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग फॉर्म। आप देख सकते हैं ये छोटा मोटा नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है। आप देखें ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा गलियारा भरा पड़ा है, और ये गलियारा नहीं, इसके बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, नीच ग्राउंड फ्लोर अपर फ्लोर बहुत सारे फ्लोर होते हैं, जिसपे बहुत सैकड़ों कंप्यूटर लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा, यानी कि सैकड़ों हजारों कंप्यूटर एक साथ मिलकर बिटकॉइन की प्रोसेसिंग करते हैं। ये देखो आप क्रिप्टो करेंसी डाटा सेंटर। डाटा सेंटर मतलब कि इतने लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनकी हिस्ट्री रखना, कितना ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि अभी अभी हमने कहा एक बिटकॉइन में 10 करोड़ संतोषी होते हैं, तो अलग अलग संतोषी की यूनिट्स का ट्रांजेक्शन रखना, हिसाब रखना, उसके लिए बहुत सारे डाटा सेंटर की जरूरत पड़ती है। तो जब इतना सारा हैवी कंप्यूटर होगा, इतना सारा डाटा सेंटर होगा, पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, तो उसके लिए हैवी प्रोसेसिंग की यूनिट जरूरत होती है। और छोटे मोटे कंप्यूटर नहीं, इसमें हैवी सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, जिनको 24 घंटे चालू रखना पड़ता है, उनको 24 घंटे बैकअप देना पड़ता है, 24 घंटे उनके लिए लोग लगे रहते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन होता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बिजली खर्च करती है, और इसी कारण से ये महंगी भी होती है। क्रिप्टो करेंसी कोडिंग लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है? सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डेवलप ब्लॉकचेन्स आर C++, जावा, C#, जावा स्क्रिप्ट, गो, पाइथन, रूबी एंड सॉलिडिटी। ये लैंग्वेजेस हैं जो जनरली चलती हैं, क्रिप्टो करेंसी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको भी कोई क्रिप्टो करेंसी लैंग्वेज बनानी हो अपनी, या क्रिप्टो करेंसी अगर आपको कोड जनरेट करना हो, तो आप भी इन लैंग्वेजेस को भविष्य में सीख सकते हैं और अपनी क्रिप्टो करेंसी खुद की भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है बिटकॉइन जितनी ही पॉपुलर हो, आप भी ऐसी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप कोड का यूज करते हुए अपनी खुद की पर्सनल क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। ध्यान देना, बिटकॉइन में और आपकी करेंसी में क्या अंतर है? बिटकॉइन को यूनिवर्सली स्वीकार कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसलिए वो इतनी महंगी हो गई है। अगर आपकी बनाई हुई करेंसी को भी अगर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो भी महंगी हो जाएगी, बस इतना सा अंतर है। वरना आपके कोड में और बिटकॉइन के कोड में कोई खास अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन बात क्या है? बात है कि उसकी एक्सेप्टेंस की, कौन उसको एक्सेप्ट करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है? तो हम सभी जानते हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब किसी चीज की मांग ज्यादा होती है पूर्ति से, तो वो चीज महंगी हो जाती है। बिटकॉइन जब आया था तब लोग उसको इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन बिटकॉइन आने के बाद लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस समझी। किन लोगों ने? ज्यादातर जो बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं साफ स्पष्ट कर रहा हूं कि पहले बिटकॉइन जब आया तो इसमें ऐसे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया जिनके पास काला धन है, जिनके पास अनाप शनाप पैसा पड़ा है, और जो नहीं चाहते कि सरकार हमारे पैसे का ध्यान रखे। मान लीजिए आपके घर पे इनकम टैक्स का छापा पड़ा, ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कोई जमीन खरीद रखी थी, कुछ भी खरीद रखा था, उसके बारे में सरकार को पता चल जाएगा तुरंत कि आपके नाम पर क्या जमीन है, कितने प्लॉट है, कितना सोना है आपके नाम पर, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आपने बिटकॉइन में 10 अरब रुपए भी डाल रखे हैं ना, तो किसी भी दुनिया की सरकार को ये पता नहीं चलेगा कि आपके 10 रुपए बिटकॉइन में लगे हुए। इसी कारण से जो काला धन रखने वाले हैं, जो ब्लैक मनी रखने वाले लोग हैं, या इलीगल बिजनेस करने वाले लोग हैं, जैसे कोई एक्सटॉर्शन करता हो, या मान लीजिए कोई ड्रग्स का धंधा करता हो, या कोई और किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी करता हो, हथियार बेचना या कोई भी, तो वो लोग क्या करते हैं? बिटकॉइन में बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन पर किसी भी दुनिया की किसी भी सरकार की नजर नहीं है, तो वो पैसे का जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो हिडन होता है, तो पता ही नहीं चलता कि कितना लेन देन हुआ।
तो इसलिए जो ब्लैक मनी वाले लोग हैं, इलीगल वाले लोग हैं, उन्होंने इसको इतना पसंद किया बिटकॉइन को कि ये इतना महंगा हो गया, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई। अब जब ये इतना महंगा हो गया है तब जाकर लोगों की, जो आम लोग हैं, उनकी नजर बिटकॉइन पे पड़ी है और वो थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए और ज्यादा डिमांड बढ़ गई। पहले तो बढ़ा दी इसको इलीगल लोगों ने, फिर उसके बाद जो अमीर लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, उन्होंने भी इसकी डिमांड बढ़ा दी, और अब नॉर्मल लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं, तो इसकी डिमांड और बढ़ गई है, इसलिए बिटकॉइन इतना महंगा हो गया है। फिर आगे है बिटकॉइन में कैसे निवेश किया जाता है, तो देख लीजिए। बिटकॉइन में निवेश करने के लिए आप वजीरेक्स ये ऐप आती है, यूनिकॉइन की ऐप आती है, कॉइन DCX की ऐप आती है, JPEG की आती है, कॉइन स्विच कुबेर की आती है। ये 5 प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप इंडिया में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। केवल बिटकॉइन नहीं, किसी भी प्रकार की आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन 5 ऐप का यूज कर सकते हैं। ये 5 एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, आपको आईफोन पे भी मिल जाएंगी, और आपको ये कंप्यूटर के लिए भी मिल जाएगी, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने जहां तक अभी तक रिसर्च की है, मेरे को जो पता चला है अभी तक, मैंने जितनी रिसर्च की है, तो वजीरेक्स नंबर 1 है, क्योंकि ये कोडिंग भी अच्छी उपलब्ध कराता है। इसके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं वो फेयर है, कम है, और कोई भी हिडन चार्जेस अभी तक इसका सामने नहीं आया है। जबकि और जो एप्लीकेशन है उनका यूजर इंटरफेस भी हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम करे, हिडन चार्जेस भी आपको प्रॉब्लम करे, ट्रांजेक्शन चार्जेस भी आपको ज्यादा लग सकते हैं, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वजीरेक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे अभी तक नजर नहीं आई है, जहां तक मैंने इसके रिव्यूज देखे। मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूं अभी वजीरेक्स को, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके लिए वजीरेक्स का कंप्लीट आगे का वीडियो भी लेके आऊंगा। उम्मीद है आपको ये आज का छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी मैं आपको समझा सकूं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना कि इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है। आपका 1 रुपया 1 करोड़ रुपया भी बन सकता है, और आपका 1 करोड़ रुपया 1 रुपया भी बन सकता है। इसकी कोई किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। ये शेयर मार्केट नहीं है कि जहां कोई RBI बैठा हो, कोई सेबी बैठा हो, कोई भारत सरकार बैठी हो। ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, रिस्क है इसमें, निश्चित रूप से जबरदस्त रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट भी है ना, शेयर मार्केट से 1000 गुना ज्यादा है। यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर 100 रुपए लगाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए बनेंगे, यहां 100 रुपए लगाते हो तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए भी बन जाए। तो ये रिस्क है, सीधी सी बात, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होने की संभावना होती है। तो अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप यहां पैसा लगाएं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप अपना बहुत कम अंश लगाना, अपने जितना पैसा है उसका थोड़ा सा ही लगाना पैसा, क्योंकि यहां गड़बड़ होने के चांस हमेशा रहते हैं। कभी भी किसी भी दिन कोई गवर्नमेंट की खबर आ जाती है तो उस दिन मार्केट धराशायी हो जाता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए निवेश सोच समझकर करें, हवाबाजी में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, CCS NPS रूल्स, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे, जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।